नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। और पैडागोजी का, साइकोलॉजी पैडागोजी का पहला लेक्चर आप लोग के आगे। अगर आप केवीएस के टीचिंग के किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो पैडागोजी का महत्व आप लोगों को पता होगा। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि पैडागोजी में पढ़ना क्या है। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी, अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन पैडागोजी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से पैडागोजी के लिए आपको तैयार रहना है। इन क्वेश्चंस में प्राथमिक स्तर से लेके और जो नेट जेआरएफ तक में जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए उन सब का समालोचन किया गया है और उम्मीद ये होगी कि आपको निश्चित रूप से इसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चंस के लेके आगे बढ़ते हैं। और इस पीडीएफ में करीब हमारे पास हैं 100 क्वेश्चन, जो कि हम दो से तीन क्लासेस में पूरा करेंगे। क्योंकि हमारी क्लासेस बहुत स्ट्रेट होती हैं, छोटी होती हैं, 15 से 20 मिनट की होती हैं, लेकिन उसमें कंटेंट नॉलेज ज़्यादा होती है। चलिए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और पैडागोजी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सीधे दिखेंगे आपको, यहाँ से वो दिखेंगे, कई सारे नहीं, कई सारे दिखेंगे। चलिए आज वाले टॉपिक को हम शुरू करेंगे एजुकेशन की पोर्शन से। बिकॉज 5 भागों को अगर हम देखें पैडागोजी में तो उसमें 3 भाग ऐसे हैं जो जहाँ से बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आने हैं, है ना। वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डिनोट करेंगे। इसमें एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड मस्त क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। 1902 उससे पहले हंटर कमीशन वहाँ से लेके और 2020 एनईपी सभी कुछ धीरे धीरे कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके आगे? देखिए, खतरनाक क्वेश्चन वो होते हैं जो जनरलाइज्ड होते हैं, है ना। जनरलाइज्ड क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, जो सीधा सीधा लगे और उसमें सारे आंसर भी सही लगे। वहाँ बहुत ज़्यादा सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। अगर ऑल ऑफ द अबव है तो बहुत सेफ है, अदरवाइज सिचुएशन खराब है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समाज और राष्ट्र की जागृति में मूल आधार क्या है? समाज और राष्ट्र मतलब सोसाइटी और नेशन के रिनेंसा में, पुनर्जागरण में क्या चीज प्रमुख है? तो ऑप्शन है राजनीति, एजुकेशन, भाईचारा, सहभागिता। मतलब पॉलिटिक्स, एजुकेशन, कॉपरेशन या ब्रदरहुड। तो आंसर होगा ऑफ कोर्स एजुकेशन। शिक्षा जो है वही रिनेंसा की ओर, पुनर्जागरण की ओर आगे लेके जाता है। चाहे हम यूरोप में रिनेंसा को देखें, चाहे हम भारत में रिनेंसा को देखें। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का ध्वजवाहक माना गया था। और क्यों माना गया था पता है आपको? उन्होंने शिक्षा के ऊपर और धार्मिक रूढ़ियों को शिक्षा के माध्यम से कैसे खत्म किया जाए इसके ऊपर कार्य किया था। तो आंसर हो गया हमारा बी फॉर बॉम्बे, एजुकेशन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी से क्या मतलब होता है? एजुकेशन पॉलिसी, हम लोगों ने बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है, बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर। 1966 वाली कोठारी कमीशन देख लो, 86 वाली जो एनपी थी वो देख लीजिए, जब 2020 की एनईपी आ रही है वो देख लीजिए। तो एजुकेशन पॉलिसी क्यों आती है? एजुकेशन पॉलिसी आती है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जो लगातार गतिशील बने रहना उसका जरूरी है, लगातार समय में उसमें अपडेट होते रहना जरूरी है। बिकॉज जो शिक्षा होती है वो पीढ़ियों के साथ इवॉल्व होती है, बदलती है और उन्नत बनती है। और इसके लिए हम नई नई नीतियों को लाके ही अपनी एजुकेशन को में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, अगर हम कहें तो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला कि एजुकेशन पॉलिसी की क्या जरूरत होती है, इससे क्या मतलब है, शिक्षा नीति से क्या मतलब है? ऑप्शन क्या बोला हुआ है? शिक्षा का क्रियान्वयन। एजुकेशन पॉलिसी से एजुकेशन का इंप्लीमेंटेशन होता है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? शिक्षा का मूल्यांकन, जो एजुकेशन दी जा रही है उसका इवेल्युएशन हो जाता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? सामाजिक सुधार होता है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? शिक्षा का सूत्रीकरण इसमें किया जाता है। तो मतलब एजुकेशन पॉलिसी से क्या चीज ज्यादा अच्छी से डेवलप होती है। अब आपको इसमें बहुत, अब ऐसा क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी होता है, सीरियसली बोला बहुत ट्रिकी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ना एक बड़ा आंसर देखना होगा जो कंप्लीट एज ए होल चीजों को लेके चल रहा हो। शिक्षा का क्रियान्वयन, एजुकेशन कैसे इंप्लीमेंट होगी, ये होगा जी नहीं, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। मतलब एजुकेशन पॉलिसी नहीं आएगी तो क्या शिक्षा इंप्लीमेंट नहीं होगी? ऐसा तो कुछ नहीं। प्राचीन काल में कौन सी शिक्षा नीतियां थी? शिक्षाएं, गुरुकुल पद्धति, सारी चीजें थी ना। शिक्षा का मूल्यांकन, एजुकेशन का इवैल्यूएशन करने के, जी नहीं, ऐसा कुछ इवैल्यूएशन नहीं। वो काम तो अंग्रेजी करते थे, साइमन कमीशन जैसे काम। ठीक, ये भी गलत है। सामाजिक सुधार और उसके शिक्षा नीतियों से अल्टीमेटली हमारा क्या लक्ष्य होता है कि शिक्षा में सुधार है और उसकी वजह से समाज में सुधार है। और एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है सोसाइटी का, कल्चर्ड सोसाइटी का। तो बहुत ही रेलिवेंट आंसर इसमें बहुत दिख रहा है। बहुत से लोगों का मैं बेट करता हूं ये आंसर गलत हो सकता है। आपको इस तरह के माइंडसेट के लिए रेडी रहना पड़ेगा। केवीएस पैडागोजी इज ऑल अबाउट माइंडसेट, क्या सोच है आपके एज ए टीचर, रटंत्र रूप में नहीं, सोच के रूप में। तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से किसके द्वारा शिक्षा में प्रभावी सुधार किया जाता है? अब एजुकेशन में कोई डेवलपमेंट करनी है, कोई चेंजेस लाने हैं, कोई बदलाव करने हैं, सुधार करने हैं, है ना। तो उसके लिए क्या चीज यूज की जाती है?
पॉलिटिक्स के द्वारा एजुकेशन में सुधार होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा होता है? बहुत कम है इसका मामला। प्रभावी नीतियों के द्वारा या सामाजिक सुधारों के द्वारा? आंसर होगा प्रभावी नीतियाँ। जब आपको किसी चीज़ में सुधार करना है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस प्लानिंग के बाद कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसके लिए एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, और ये रोड मैप तैयार होता है पॉलिसीज से। एजुकेशन ही नहीं, आप किसी भी चीज़ के बारे में देख लीजिए, अगर उस पर कोई चीज़ रोल आउट करनी होती है तो पहले उसके ऊपर पॉलिसी बनती है, फिर वो उसे सरकार अडॉप्ट करती है, फिर उसके अनुसार काम करती हैं, क्योंकि ये लंबे समय में इसका रिजल्ट दिखता है। तो एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ही हम शिक्षा में प्रभावी बदलाव या सुधार कर सकते हैं। डन हो गया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, सिर्फ सर्च कीजिए एम विद राकेश, दिख जाएगा आपको। हम लोग करीब 29,000 के आसपास हैं, उसमें आप मिलिए। वहाँ लगातार अच्छी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी, जो चैनल पर जो हमारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ आपकी जानकारी पूरी होती रहेगी। नेक्स्ट है, भारत में बुनियादी शिक्षा का प्रणेता किसे माना जाता है? बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ा हुआ भी है। बुनियादी एजुकेशन, ये नाम ही बोला था हमारे गांधी जी ने। गांधी जी जो कि आदर्शवादी शिक्षा के बड़े प्रणेता माने जाते हैं, उनको भारत में बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। इसमें कई सारी चीज़ें थी कि प्राइमरी एजुकेशन जो बुनियादी एजुकेशन है किस प्रकार से दी जाए, इसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की है। मातृभाषा का प्रयोग किया जाए प्राथमिक लेवल पे, यही बताया उन्होंने, इसी में बताया। वोकेशनल स्टडीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान करा दिया जाए बच्चों को, ये भी यही बताया जा रहा है। मतलब बेसिक बुनियादी तालीम जो कंसेप्ट है ना, वर्धा वाला, वो यहीं से लिया गया है। तो गांधी जी सीधे सीधे से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या बोला है? माध्यमिक शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बच्चा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन घूम के कई तरीके से आ सकता है। आंसर हम तो पहले देख लें, 1951-52 में, 1952 मान लीजिए, आंसर है ना 52, ठीक है, 51-52 में हुआ था। ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, तो इसको मुदालियार कमीशन के नाम से भी जाना जाता है बच्चे, मुदालियार या मुदालियार कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक मतलब सेकेंडरी, मतलब 10th लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस प्रकार से रिफॉर्म किए जाए, बहुत ही लैंडमार्क रिफॉर्म था भाई। 1952 में ये कमेटी बैठी थी, और 1961 के आसपास, 1961-62 में जाके इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, है ना। और उसके बाद कई मेजर रिफॉर्म देखने को मिले। जो कोर सब्जेक्ट यूज किए गए पढ़ाई में, है ना, जो प्रमुख सब्जेक्ट, मैथ, क्राफ्ट, वोकेशनल स्टडीज की बात की थी इन्होंने। इनका मानना था कि कम से कम सेकेंडरी लेवल पे जो बच्चे पहुंच रहे हैं ना, उसमें से 30% बच्चों को वोकेशनल स्टडीज जरूर दी जाए। उससे हायर और ऊपर कोई जाता है तो 50% बच्चों के पास वोकेशनल स्किल्स, व्यावसायिक स्किल्स होनी चाहिए, ये बोला था इन्होंने। इन्होंने बोला था कोर सब्जेक्ट जरूर इंक्लूड होने चाहिए, एक कोर करिकुलम का कंसेप्ट दिया था इन्होंने। ठीक, इंपॉर्टेंट हो गया। इसी कमीशन के बाद ही 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, ठीक, चलिए, तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? शिक्षा नीति में सुधार की प्रक्रिया होती है अनियमित, नहीं, नेगेटिव आंसर। हमेशा हमें नेगेटिव आंसर से दूर रहना बच्चे। गतिशील, प्रोग्रेसिव, लगातार, एक तरफा, जी नहीं। हमेशा जो एजुकेशन पॉलिसीज का जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, वो हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं, गतिशील होते हैं। बी ऑप्शन, ठीक है, बी, डन। 7th क्वेश्चन बोला, यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? अब देखो, यूनिवर्सिटी कमीशन पे 2 क्वेश्चन आ गए, अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कमीशन एक बना था 1902 में भी, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी कमीशन था, उसने भी कई सारे लैंडमार्क रिफॉर्म्स किए थे। लेकिन यहाँ जिसकी बात हो रही है, यह है 1948 में, है ना, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये रक्षा कृष्णन गलती से लिख दिया गया, राधा कृष्णन होगा, है ना, हमारे देश के बड़े फेमस विभूति थे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। इसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे कई सारे सुधारों की वकालत कही गई थी। तो आपको 2 चीज़ ध्यान देनी है, एक तो 1948 में और एक 1902 में 2 यूनिवर्सिटी कमीशन आए थे। गारंटी से बोल रहा हूँ, ये वो हिस्सा है पेडागोजी का जिससे आप मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? जी हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करता है? ये जो हायर स्टडीज होती है इंडिया में उसको रेगुलेट करता है, उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाता है ना। जैसे टीचिंग के लिए एनसीटीई बनाती है, वैसे हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी जो है वो सारी फॉर्मुलेशन करता है, सारे रिक्रूटमेंट रूल्स, सारी डेवलपमेंट फॉर्मुलेट करता है। तो इसका गठन कब हुआ था? 1952, 1954, 1956, 1961? जल्दी से बताइएगा जी। आप लोगों को मैं ये पीडीएफ मैंने अभी तक अगर नहीं दी है तो मैं दे देता हूँ, 1 मिनट, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भेजने की कोशिश कर देता हूँ कि हो जाए जी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1952 होगा क्या, 1954 होगा, 1956 या 1961? ये
इंडियन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो एजुकेशन के फील्ड में हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कब बना, कैब की बात कब हुई, एनसीटी कब बना, ये सब याद होना चाहिए हमको। 1956 में। कब? 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट, किस कमिटी ने पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम में कोर विषय, ये गलत लिखा विषय कोर सब्जेक्ट पढ़ाने की वकालत की? मैंने बताया मुदालियार कमीशन ने या सेकेंडरी कमीशन में 1952, रिपोर्ट आई 1963 के आसपास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो ये हो गया हमारा मुदालियार, बी फॉर बॉम्बे। देखना ही नहीं है, राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। यशपाल जी, बस्ता हल्का करना है। ठीक, वर्मा कमेटी बताइएगा कमेंट में किससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत की गई? बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, डाइट बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, सॉरी, जो प्राथमिक टीचिंग के लिए जो लोगों को जो बीटीसी कराते हैं, जेबीटी कराते हैं, इन्हीं इंस्टीट्यूशन होता है, डाइट जैसे बोलते, बड़ा फेमस तरीके से बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के तहत। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एससीईआरटी की स्थापना और ये डाइट्स की स्थापना 1986 में राजीव गांधी का विजन था। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा 1986 शिक्षा नीति। डन है बच्चे। 11वां, एनसीईआरटी की स्थापना है ना, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कब हुई थी? 1961, मैंने बता दिया पहले ही, 1961 बच्चे, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय 5-6 जगह हैं। शिलोंग में है, इनमें से कहाँ नहीं है? अजमेर में है, भोपाल में है, मैसूर में है, शिलोंग में है, एक शहर और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हैदराबाद में नहीं है। तो डी ऑप्शन स्ट्राइक आउट कर दीजिए, हैदराबाद में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का आधुनिकीकरण किसका अभिन्न हिस्सा माना जाता है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन किसका इंटीग्रल पार्ट है? क्वेश्चन ये बोल रहा है। ऑप्शन है एजुकेशन पॉलिसीज का, ऑप्शन बी है सामाजिक नीतियों का, ऑप्शन सी है राजनीतिक परिवर्तनों का, ऑप्शन डी है टेक्निकल रिफॉर्म्स का। शिक्षा का आधुनिकीकरण हर हालत में होगा जब जब एजुकेशन पॉलिसीज आएंगी। एजुकेशन पॉलिसी जब भी लाई जाती है तो उसमें एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन किया जाता है, वर्तमान उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा में सुधार लाए जाते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसीज का हमेशा अभिन्न हिस्सा होता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक, नेक्स्ट, शिक्षा नीति से अध्यापकों में किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं? इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, टीचर्स का डेवलपमेंट होता है, उनका एक तो उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट होती है, फिर उनकी टीचिंग स्किल्स में डेवलपमेंट होती है, असेसमेंट इवैल्यूएशन के प्रोसेस में उनमें शार्पनेस आती है। अब ऑप्शन क्या है यहाँ पे? शिक्षा नीति से अध्यापकों में किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं? इवैल्यूएशन एवं मूल्य प्रतिबद्धता की संवेदनशीलता। हाँ जी, ये ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बी सी डी। इसमें अगर यहाँ होता ना ऑल ऑफ द अबव, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव खूब होता है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छा है ना। बाकी सारे आंसर नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ए। आज का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा नीति के माध्यम से किसे बहुउपयोगी माना जाता है? एजुकेशन पॉलिसीज के माध्यम से किसको बहुत उपयोगी माना जाता है? क्लास में टीचर का बिहेवियर कैसा है, उसको बिहेवियर या क्या आचरण, हाँ, कक्ष क्लासरूम सिचुएशन का, पाठचर्या, विषय वस्तु, मतलब कमरा जो है जो क्लास का वो कैसा है, वो डिपेंड करता है, वो ज़्यादा जरूरी है एजुकेशन में, या टीचर का बिहेवियर कैसा है ये ज़्यादा जरूरी है, या सब्जेक्ट क्या है वो ज़्यादा जरूरी है, या पाठ्यचर्या करिकुलम कैसा है? करिकुलम एक ब्रॉडर कंसेप्ट है सर, करिकुलम में ही निर्धारित होता है कि क्या चीज़ें कितना पढ़ना है, क्या क्या सब कुछ होगा, और करिकुलम एक बड़ा एस्पेक्ट है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। कैसे लगे ये 15 क्वेश्चन मुझे बताइएगा। एटलीस्ट हम लोगों ने पूरे मिलाए तो 25 क्वेश्चन किए हैं, है ना, लेकिन कितने कम समय में किए हैं ये आपको देखने हैं, और उसे कंपेयर करिएगा। जहाँ से गाना बजाना होता है और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई होती है, यहाँ से पढ़ाई होती है और गाना बजाना हमें आता नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।